phloem translocation or translocation in plants. This is the same topic. Phloem translocation. Organic solutes are transported by phloem tissues of plant is called the translocation. जैसा कि हम पिछले चैप्टर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं खुराक तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर ग्लूकोज आगे कन्वर्ट होता है दूसरे कंपाउंड्स में, वो भी ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें सुक्रोज भी है, प्रोटीन्स या डीएनए, वट एवर द केस में बी, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये सारे के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दफा बन गए तो अब उनकी स्टोरेज भी होनी है। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टोरेज है वो एक खास मैकेनिज्म के थ्रू होती है जिसको ट्रांसलोकेशन का नाम दिया जाता है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन का वर्ड है बेसिकली ये जो है ना सीव एलिमेंट के साथ यानी कि फ्लोएम के साथ लिंक है। चूंकि प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि ये पानी को और मिनरल को जमीन से अब्सॉर्ब करने के बाद पौधों के ऊपर वाले हिस्सों को पहुंचाता है। अब उसके बाद जो फ्लोएम है जो साइड बाय साइड जाइलम के चल रहा होता है, ये डायरेक्ट लिंक होता है पौधों के पत्तों के साथ और वहां से बनने वाली जो खुराक होती है वो फ्लोएम के अंदर लोड होती है। लोड होने के बाद ये फिर इस मुख्तलिफ टिश्यूज में आती है। टिश्यूज में आने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द स्टोरेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अच्छा जी, इसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पैटर्न ऑफ द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें दो थ्योरीज बयान की गई हैं, एक डिफ्यूजन मैकेनिज्म है और दूसरा प्रेशर फ्लो थ्योरी है। The phloem is generally found on the outer side of the both primary and secondary vascular tissues in the plants during secondary growth. जब प्लांट्स बड़े होते हैं मतलब ये है कि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसमें कैम्बियम वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाता है, उस वक्त फ्लोएम जो है बाहर की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये शुरू में ही इसके सेल्स मौजूद होते हैं, लेयर मौजूद होती हैं, लेकिन इसकी जो अबंडेंस है जनरली वो कैम्बियम के बाहर की तरफ बनती है, क्योंकि कैम्बियम वो टिश्यू है जो कि बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ जाइलम बनाता है। द फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर बार्क। जो दरख्तों की छाल आमतौर पे हमने देखी होगी, उसकी जो छाल होती है बेसिकली उसको बार्क कहा जाता है। बार्क के अंदर जब देखें तो उसमें एक नरम टिश्यू स्टार्ट होता है, वो जो है बेसिकली फ्लोएम का हिस्सा होता है। फ्लोएम के बाद अंदर वाले जो हार्ड मटेरियल होता है वो लकड़ी हम कहते हैं उसको, या हार्ड स्टेम कहा जाता है या सॉफ्टवुड कहते हैं, वो जाइलम का हिस्सा होता है। कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू सीव एलिमेंट्स। अब इस मैकेनिज्म को यानी कि इस फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को समझने से पहले हमें सोयल के मुख्तलिफ सेल्स के बारे में या सोयल जो फ्लोएम का कंपोजिशन है उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है। फ्लोएम सेल्स conduct or transport sugars and other organic material throughout the plant body are called the sieve elements। और वो सेल्स फ्लोएम के जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को या प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको सीव एलिमेंट्स कहा जाता है। ओनली सीव ट्यूब सेल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स ही सिर्फ वो सेल्स होती हैं जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अब ये कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं ये हम बाद में देखते हैं।
Some of the sieve areas of sieve tube members are generally formed in end walls of the sieve tube members where the individual cells are joined together to form a longitudinal series called the sieve tube. अब ये जो sieve tube cells होते हैं या sieve tube members होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स हैं और इन सेल्स को सी मेंबर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सीव ट्यूब एलिमेंट. ये एक सेल है जिसकी एंड वॉल्स पे छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं और उसकी वॉल्स की साइडों पे भी छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं ग्रुप की शक्ल में. अब इसकी वॉल्स की जो एंड्स हैं, यानी कि ये एंड और ये ओब्लिक एंड, इसमें जो छोटे छोटे सुराख एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं, इसको कहा जाता है सी प्लेट. और वो छोटे छोटे सुराख जो उसकी साइडों पे मौजूद होती हैं, इनको सीव एरियाज कहा जाता है. लिहाजा सी प्लेट्स और सीव एरियाज दोनों मिलके ही फ्लोएम की कंडक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की कंडक्शन. सीव एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीव एरियाज, portions of the cell wall where pores interconnect the conducting adjacent cells. तो इन सीव एरिया से एक ये सेल और दूसरा यहाँ पे सेल लगता है, यहाँ पे उसकी यहाँ पे भी सीव प्लेट्स जो है ना वो मौजूद होती हैं. और सीव एरिया जो है एक सेल से, जैसा कि ये एक सेल है, ये सेल है, इन ये दोनों सेल आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो इसमें जो सीव एरियाज हैं ये अपने पोर्स के जरिए ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो सी प्लेट, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, ये वो चैनल्स होती हैं जो कि वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं या वर्टिकल मूवमेंट रखती हैं अक्रॉस द फ्लोएम टिश्यूज. Each sieve tube member associated with one or more companion cells. अब ये जो सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं, इनके ये सिर्फ अकेले नहीं होते, इनके साथ, जैसा कि पिछली स्लाइड में हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि मसलन ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, इसके साथ ये एक कंपेनियन सेल है. अब कंपेनियन सेल, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक हेल्प करने वाला उसका दोस्त सेल है जो इसको इन सेल्स को जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो उसको प्रोसेस जो हेल्प चाहिए होती है वो कंपेनियन सेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं. Sieve tubes and companion cells are in communication with each other by plasmodesmata. अब ये कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं? इन दो, हर सेल के अंदर उसके सेल वॉल के थ्रू छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिसके जरिए वो पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इसके थ्रू वाटर भी और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. लिहाजा ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं. और ये जितने भी सीव ट्यूब मेंबर्स होती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे इस तरह आपस में लगे हुए होते हैं, यानी कि इस तरह से टिश्यू बनता है. उसमें ये एक सेल, दो सेल, तीसरा सेल, और इस तरह से ऊपर नीचे ये लगने के बाद के वर्टिकल कॉलम बनाते हैं. उसके साथ कंपेनियन सेल ज्वाइन करते हैं जो कि इनको मुख्तलिफ तरह की हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या और तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं. कंपेनियन सेल सप्लाई एटीपी एंड प्रोटीन्स टू sieve tubes. The photosynthetic products from photosynthesizing cells pass into sieve tubes through the companion cell via plasmodesmata. तो जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो सुराख हैं इनके सेल वॉल के थ्रू जिसमें वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट does not occur exclusively in an upward or a downward direction and is not defined by the respect of the gravity. अच्छा, अब इसमें जैसा कि जैलम में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी जो है ना पानी को अब्जॉर्ब करने में जो है ना वह अहम किरदार अदा करती है, जबकि इसमें ग्रेविटी का चक्कर नहीं होता. ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू द एरियाज ऑफ सप्लाई, यानी कि सोर्स से जहां पे
ये ऑर्गेनिक सोल्यूट्स या प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं, उनको सोर्स कहा जाता है। टू एरियाज ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर द स्टोरेज, उनको सिंक कहा जाता है। Source is an organ such as mature leaf or storage root that produces by photosynthesis or by digestion of the stored reserves more sugars than it requires. तो सोर्सेज वो जगह हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं, और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो पौधा इस्तेमाल करने के बाद अपने मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म को चलाने के बाद जो एक्सेस मकदार में उसके पास बच जाती है, फिर उसने उसको जो है ना वो स्टोर करना होता है। और वो स्टोर कहाँ पे होती है? सिंक में। और सिंक क्या चीजें हैं? ए सिंक इज एन ऑर्गन सच एज रूट, फ्लावर, developing fruit or the immature leaf that consumes sugars from its own growth and storage need of the plant. तो उसकी अपनी स्टोरेज अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि पौधे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें नई कॉम्पोनेंट निकल रही होती हैं, पत्ते बड़े हो रहे होते हैं, उनके स्टेम भी बड़े हो रहे होते हैं। लिहाजा इन सारे मैकेनिज्म प्रोसेसेस के लिए प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? पौधे पत्तों के जरिए ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो सोल्यूट्स जो एक्सेस मकदार में पौधे के पास बच जाते हैं, पौधा फिर उन सारे सारे सोल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है टू द सिंक। और वो सिंक क्या चीजें हैं? जो कि डेवलपिंग फ्रूट्स, आमतौर पे जो हम फ्रूट खाते हैं वो जमीन के अंदर भी, जैसे कि मूली है, गाजर, शलजम या पोटैटो वगैरह, ये भी पौधों के फ्रूट्स हैं बेसिकली। होती तो वेजिटेबल्स हैं, लेकिन पौधों के फ्रूट्स हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स हैं जहां पे वो अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। इस डायग्राम में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पौधे जो हैं जमीन से लेके जो है ना पत्तों तक, और पत्तों से लेके अपने स्टोरेज ऑर्गन तक किस तरह से अपने मुख्तलिफ तरह के कंटेंट्स को जो है ना ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें ये जो येलो और डार्क ब्लू या फिर ब्लैक जो लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है जो खास तौर पे ये दोनों के दोनों जो वास्कुलर बंडल हैं, बेसिकली ये वास्कुलर बंडल साइड बाय साइड चलते हैं, रूट्स के अंदर भी, स्टेम के अंदर भी, उसके बाद छोटी छोटी शाखों में भी, फिर पत्तों के अंदर भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो लिहाजा जो प्लांट्स हैं वो जहाँ पे पानी की जरूरत होती है, जाइलम फ्लोएम को पानी प्रोवाइड करता है, और जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, फ्लोएम जो है पौधे को न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रोवाइड करता है। तो लिहाजा जो फोटोसिंथेसिस के जरिए पैदा होने वाले शुगर्स और अमीनो एसिड जो होते हैं, वो यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करने के बाद फिर उनके फलों के अंदर, यानी कि स्टोरेज सिंक्स में आके जमा हो जाते हैं। उसमें वो स्टार्चेस भी हो सकती हैं, फैट्स भी हैं, उसके बाद प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स पौधों से हासिल होती हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम इसकी जो तफसीलन डायग्राम है, इसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पौधे किस तरह से अपने टिश्यू के जरिए सोर्स से सिंक में सोल्यूट्स को या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो शुगर इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीव ट्यूब मेंबर्स ऑफ द फ्लोएम, वाटर फॉलोज बाय द ऑस्मोसिस। जैसे कि ऑस्मोसिस यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कंटेंट्स की या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बढ़ जाती है। तो चूंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ये मटेरियल है, ये आप कह सकते हैं कि इनकी मौजूदगी की वजह से सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, या ये सल्यूट पार्टिकल्स होती हैं। जैसे ये सल्यूट्स की अमाउंट बढ़ती है सेल के अंदर, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ओस्मोसिस के जरिए जो पानी हायर कंसंट्रेशन के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो फिर चूंकि जाइलम का टिश्यू साथ साथ फ्लोएम के टिश्यू के साथ चल रहा होता है, तो ये अपना पानी जो है वो फ्लोएम के टिश्यूज को प्रोवाइड करता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा और द ओस्मोसिस। तो ओस्मोटिक जो वाटर पोटेंशियल जब यहाँ पे ज्यादा होता है, तो ये मूव करता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, एंड पासिंग फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, ये कहाँ पे चला जाता है जी? स्टोरेज
ऑर्गन्स के अंदर, जिनको सिंक भी कहा जाता है। तो शुगर इज अनलोडेड एट द सिंक एंड वाटर रिटर्न्स टू द सोर्सेस वाया द जाइलम। तो वाटर जो है यहाँ पे, जैसे पानी इसमें डिजॉल्व होता है, ऐसा ऐसा जो पानी की मिकदार होती है वो यहाँ कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया था, क्योंकि पानी की मिकदार ज्यादा चाहिए थी लोडिंग के लिए। यहाँ से ये लोड हो रहा है, और जब अनलोड होनी है, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स ने स्टोरेज ऑर्गन के अंदर जाना है, स्टोरेज पार्टिकल्स वो स्टोरेज ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं, और बाकी पानी जो मिकदार में ज्यादा होता है वो वापस फिर जाइलम जो है ना उसको अपने अंदर ले लेता है। तो लिहाजा ये एक साइकिल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसमें हेल्प क्या करती हैं कि जाइलम पानी प्रोवाइड करता है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्रॉम वन सेल टू, फ्रॉम सिंक, सोर्स से लेके सिंक तक। तो लिहाजा पानी फिर ज्यादा मिकदार में जो मौजूद होता है, जितना चाहिए होता है सेल को, वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, और बाकी वापस उसको कर दिया जाता है फ्रॉम द जाइलम टिश्यूज। अब मैकेनिज्म ऑफ द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, इसमें दो मैकेनिज्म है। सबसे पहला जो है वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म है। अब डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या है? इट इज द फॉर लो प्रोसेस to account for the velocities of the sugar molecule in the flame, which on storage is 1 meter per hour, while the rate of diffusion is 1 meter per 8 years. So we are left with the pressure flow theory. अब डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसा कि ये 1 मीटर यानी कि 3 फुट 1 घंटे में ट्रेवल करता है, इसकी जो एवरेज जिसे कह लेते हैं कि स्पीड है। वाइल द रेट ऑफ द डिफ्यूजन, जबकि इसकी जो मिकदार होती है वो 1 मीटर जो है ना वो जब ट्रेवल करता है, तो इसकी जो मिकदार होती है वो पूरी कब होती है? 8 सालों के अंदर जाके। लिहाजा इतना स्लो प्रोसेस जो है ये जो मैकेनिज्म है ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नस्ट मंश, 1930 में अपना एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी पेश की थी। उसने प्रेशर फ्लो थ्योरी पेश की थी, जिसमें उसने ये बताया था, इट स्टेट्स दैट द लॉ of the solution in the sieve elements is driven by the osmotically generated pressure gradient between source and sink। इसने ये बताया था कि सोर्स और सिंक के दरमियान एक प्रेशर डेवलप होता है, और वो प्रेशर जो है सोर्स से चलता है और सिंक तक लेके आता है। इसको उसने प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम दिया। नाउ दिस हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ द थ्योरी। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन एक थ्योरी बन चुकी है जो कि पूरी दुनिया इस थ्योरी को एक्सेप्ट करती है और इस मैकेनिज्म को, प्रोसेस को मानती है। अब इस प्रेशर फ्लो थ्योरी में हम देखते हैं कि होता क्या है। इसमें होता यह है कि ग्लूकोज फॉर्म्ड इज यूज्ड विद इन द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन एटसेट्रा, एंड द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ द सुक्रोज। सबसे पहले मैकेनिज्म कि जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के जरिए पैदा होता है, उसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म में बहुत सारा इस्तेमाल हो जाता है। मसलन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, उसकी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जो बाकी बचता है जो कि सुक्रोज की फॉर्म में हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसे कहा जाता है, वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। वहां पे सेल जो है उसको रिजाइड कर लेते हैं। फिर ये जो सुक्रोज है ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू द बंडल शीथ सेल्स टू द कंपेनियन सेल ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन इन लीफ, ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 सेल्स। फिर ये सुक्रोज मटेरियल जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है जो मिजोफिल सेल से फिर बंडल शीथ सेल के अंदर आता है। ये दूसरी लेयर होती है जो कि वास्कुलर बंडल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, इसको बंडल शीथ सेल कहा जाता है। फिर बंडल शीथ सेल जो होती हैं ये हेल्प करते हैं प्रेशर डेवलप करने में, जो कि 2 या 3 सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, ज्यादा नहीं होता, छोटी सी लेयर होती है। दस सुक्रोज डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा to sieve tube cell or sieve elements, raising the concentration of the sucrose in it। तो क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा से सुक्रोज गुजरने के बाद ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर पहुंचती है, जहां पे ग्रेडियंट डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है, उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब वो जो पाथ सुक्रोज हासिल करती है
वो कौन सा पाथ होता है जी? उसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिम्प्लास्ट पाथवे वो पाथवे है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर से गुजरती हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से फिर साइटोप्लाज्म से गुजरते हुए फिर दूसरे सेल के अंदर पहुंचती हैं। बट इज एपोप्लास्टिक मूवमेंट आल्सो टेक प्लेस। इसमें एपोप्लास्टिक मूवमेंट भी होती है और सिम्प्लास्टिक, दोनों मूवमेंट होती है, यानी कि उसके सेल वॉल से भी गुजरते हैं, ये सुक्रोज गुजरती है, और उस सेल के अंदर से भी। द वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम इन द फ्लोएम cells. This increases the hydrostatic pressure of the sieve tube element. जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल फ्लोएम सेल्स के अंदर, ट्रेक्री एलिमेंट्स के अंदर बढ़ता है, तो जाइलम के अंदर से पानी निकलता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को जो है ना वो कम करता है। जिसके वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता है। जब वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा सीव एलिमेंट्स के अंदर, तो उसमें एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, और ये प्रेशर मूव्स करता है सुक्रोज को एंड अदर सब्सटेंसेस को सीव सेल्स के अंदर एंड मूव्स टू सिंक, यानी कि फ्रूट और रूट्स के अंदर लेके आता है। इन द स्टोरेज सिंक सच एज द शुगर बीट रूट एंड द शुगर केन स्टेम, sucrose is removed into the epoplast prior to entering symplast to the sink. Water moves out of the sieve tube cell by osmosis, lowering the hydrostatic pressure. अब जैसे 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 कि पिछली स्लाइड्स में मैं आपको बता चुका हूं कि मैं दोबारा उस स्लाइड पे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये प्रेशर डेवलप होता है। जैसे कि ये यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी सुक्रोज पैदा होती है और वो सेल के अंदर स्टोर रहती है। स्टोर रहने के बाद उसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो जाइलम से पानी अब्जॉर्ब होता है फ्लोएम सेल के अंदर। उस जितना ज्यादा पानी मौजूद होगा उसका ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। ये वाटर पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ता है तो उसके साथ साथ वो प्रेशर डेवलप करता है जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और वो पानी डिजोल्व कंडीशंस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू फिर मूव करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टुवर्ड द सिंक। तो सिंक में या जैसे जैसे ये सेल करीब पहुंचता है सिंक के, तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक शुगर सॉल्वेंट्स होती हैं, सोल्यूट्स होती हैं, वो सारे सिंक के अंदर चले जाते हैं और बाकी मादा पानी जो होता है वो वापस जाइलम सेल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द सी प्लेट्स ग्रेटली इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस along the pathway and results in the generation and maintenance of the substantial pressure gradient in the sieve elements between source and the sink. तो इस तरीके से जो सी प्लेट्स होती हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं उस पाथवे के दौरान, जिसमें उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू जो है ना वो सीव एलिमेंट्स सोर्स और सिंक्स के दरमियान ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को या सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे पहले भी स्लाइड मैंने दिखाई है जिसके अंदर शुगर बीट की थी बेसिकली वो, और ये भी सेम मैकेनिज्म है बेसिकली, लेकिन डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें डिटेल में मैं आपको एक समरी के तौर पे बता देता हूँ कि ट्रांसपायरेशन जो है वो पानी को पुल करती है जाइलम के थ्रू, ठीक है। अब पानी जो है जाइलम के अंदर हर वक्त मौजूद रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है कि सुक्रोज सेल जो होती हैं ये सुक्रोज को लोड करती हैं फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर, और उसमें रिड्यूसिंग देयर वाटर पोटेंशियल, जिसमें वाटर की जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है। उसके बाद क्या होता है कि वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द जाइलम वेसल्स बाय द ऑस्मोसिस रेजिंग द प्रेशर पोटेंशियल इन द सीव ट्यूब्स। तो उसमें फिर क्या होता है कि पानी चूंकि हर वक्त यहाँ पे मौजूद है, फिर यहाँ से निकल के वो ट्रेकरी एलिमेंट्स यानी कि फ्लोएम सेल के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंटरनल प्रेशर डिफरेंसेस ड्राइव द सैप अलोंग द सीव ट्यूब टू द सिंक। फिर इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको जो कि मैंने आपको बताया था, वो एक उसको इंटरनल प्रेशर भी कहा जाता है। वो एक प्रेशर डेवलप होता है पानी की मिकदार की
ज्यादती की होने की वजह से वो फिर सीव एरिया से गुजरते हुए जो है ना वो एक सेल से फिर दूसरे सेल के अंदर दाखिल होता है। उसके बाद क्या होता है, दिस सुक्रोज इज अनलोडेड इनटू द सिंक सेल्स। तो फिर सुक्रोज जो है वो सिंक सेल के अंदर आके स्टोर हो जाती है। पानी की मिकदार इसमें कम होती है और अजाफी मिकदार जो पानी की होती है वापस वो जैलम सेल्स को दे दी जाती है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसको प्रेशर फ्लो थ्योरी कहते हैं, जिसमें पानी ज्यादा अहम किरदार अदा करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को या वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करने में। इसमें एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना भूल गया, उसमें लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग ये होता है कि सुक्रोज की जो कंसंट्रेशन डेवलप होती है पत्ते के अंदर लीफ के अंदर, तो उसको कहते हैं लोडिंग। अब ये ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द सिंक, यहाँ तक ये जो प्रोसेस है इसको लोडिंग कहा जाएगा। उसके बाद जब ये सुक्रोज या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ना वो स्टोरेज ऑर्गन के अंदर दाखिल हो जाएगा, तो वहां पे ये वहां पे जाके जितने भी ऑर्गन सॉल्वेंट्स होते हैं स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अनलोडिंग प्रोसेस कहा जाता है। लिहाजा ये कोई एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, तो ये डायग्राम के जरिए आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं।